हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाला राज्यसभा का सदस्य कौन था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री बनने वाली पहली राज्यसभा सांसद इंदिरा गांधी थी। जब वह 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा से शासन ग्रहण किया था, जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के बाद 13 दिनों का प्रभार लेना पड़ा था। अगला प्रश्न लिखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत गणराज्य में कार्यकारी प्राधिकरण का अभ्यास करता है, जिसमें वरिष्ठ मंत्री जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, जूनियर मंत्री जिन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है, और शायद कभी उप मंत्री शामिल होते हैं। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 50 न्यूनतम, 450 अधिकतम, 70-50, 60, 70-500 और 60-500। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 60-500। जो राज्य की विधानसभा की न्यूनतम संख्या होती है वो 60 होती है और अधिकतम संख्या 500 तक हो सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार अनुच्छेद 333 के प्रावधान के तहत विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए, जबकि न्यूनतम 60 होनी चाहिए। विधानसभा के सभापति को किस प्रकार उनके सामान्य कार्यकाल से पहले कार्यकाल से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सरकार, विधानसभा के द्वारा अपनी कुल सदस्यता के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के द्वारा अपनी कुल सदस्यता के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा के सभापति को उनके सामान्य कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। विधानसभा के प्रस्ताव के माध्यम से सभापति को हटाने के लिए 14 दिन की नोटिस की आवश्यकता होती है। जब विधानसभा में उनके निष्कासन के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है तो सभापति विधानसभा की अध्यक्षता नहीं करता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच बुनियादी अंतर है। मौलिक अधिकार सकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक है। दूसरा ऑप्शन है, सभी मामलों में न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाती है। सी है, मौलिक अधिकार न्याय संगत है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। डी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार न्याय संगत है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है क्योंकि उन्हें लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है क्योंकि वे किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता में शामिल नहीं है भारत की नागरिकता, 25 साल की आयु, केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ के पद पर होना, स्नातक होना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे योग्यता में शामिल नहीं है। तो एक विधायक बनने के लिए आप में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, आपको एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। आपको उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता होना चाहिए जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं। चौथा है, केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति संसद, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र सरकार, राज्य सरकार का मंत्री पद कब तक जारी रख सकता है? ऑप्शन है 1 साल, 3 माह, 6 माह। समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 6 महीना राइट आंसर होगा। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हैं तो वह लोकसभा के नेता नहीं बन सकते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो संसद भवन का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वह 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के लिए चुना जाए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर, संसद की उपेक्षा करने पर, प्रधानमंत्री की सलाह न लेने पर, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा संविधान का उल्लंघन करने पर। तो भारत की संसद द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी महाभियोग का प्रस्ताव लेकर हटाया जा सकता है।
किसके तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के एक चैनल के रूप में कार्य करता है? सम्मेलन, कानून, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रियों की परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में। तो राइट आंसर होगा केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। इस तरह के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। इस तरह का प्रस्ताव हालांकि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे लोकसभा की भी सहमति चाहिए। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे फालतू की बकवास नहीं की जाती, सीधे सीधे आपको कंटेंट से बात की जाती है। सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली में द्विसदनात्मक व्यवस्था एक आवश्यक विशेषता है? संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली। राइट आंसर होगा संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमेरलिज्म, संघीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां नहीं की गई हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सेना के प्रमुख की, वायुसेना के प्रमुख, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्तियां नहीं की गई। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का निर्वाचन चुनाव पश्चात लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसे प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI को नीति आयोग से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया है। कैबिनेट सचिवालय ने भारत सरकार व्यापार आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत रखा है। इससे पहले UIDAI योजना आयोग का हिस्सा था। आधार UIDAI द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार इस पद को संभाला है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों ए और सी। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1950 से 1957, फिर उसके बाद 1962 तक चला। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कार्यकाल 1962 से 67 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना स्टाफ के प्रमुख, राष्ट्रपति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार कौन है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। हमारे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान तहत संवैधानिक समीक्षा की शक्ति के साथ उच्चतम संवैधानिक न्यायालय, उच्चतम न्यायिक मंच और अंतिम अपीली अदालत है। पंचायती राज संस्थान के कामकाज की समीक्षा के लिए किस वर्ष में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की गई थी? तो 1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की गई थी। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की। समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट जमा की और देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की थी। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? 5 बार, 4 बार, 2 बार, कभी नहीं। तो राइट आंसर होगा वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं घोषित किया गया है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसमें भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ऐसा आपातकाल संसद द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसे कभी घोषित नहीं किया गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन, शून्यकाल क्या है? तो जब विपक्ष के प्रस्ताव उठाए जाते हैं, जब अत्यंत महत्व के मामले उठाए जाते हैं, सुबह और दोपहर के सत्र के बीच अंतराल, जब लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है।
तो शून्यकाल जब अत्यंत महत्व के मामले उठाए जाते हैं। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को दर्शाता है। इस समय के दौरान सदस्य 10 दिनों के पूर्व नोटिस के बिना बहुत महत्व के मामलों को उठा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।